हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लांट बायोलॉजी विद शीतल। आज हम जानेंगे जर्मिनेशन के बारे में। जर्मिनेशन से पहले जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे सीड्स के बारे में कि सीड्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। सीड्स किसी भी प्लांट के वो पार्ट होते हैं जो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। दो तरह के सीड्स होते हैं। एक सीड मोनोकॉटिलिडन होते हैं जिसमें कि सिर्फ एक कॉटिलिडन होते हैं, और डाइकॉटिलिडन होते हैं जिसमें कि दो कॉटिलिडन्स होते हैं। कॉटिलिडन्स बोलने का मतलब ये है कि ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। डाइकॉटिलिडन सीड्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं और इसमें रेडिकल्स और प्लूम्यूल होते हैं जो कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एट द सेम टाइम मोनोकॉटिलिडन, इसमें एक कॉटिलिडन पार्ट होता है। इसमें भी एंडोस्पर्म होते हैं, कॉटिलिडन्स होते हैं, प्लूम्यूल्स होते हैं और रेडिकल्स होते हैं। मोनोकॉट सीड्स में एंडोस्पर्म होते हैं, जबकि डाइकॉट सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं। ये कॉटिलिडन्स एरिया को यूज़ करते हैं फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स, जबकि मोनोकॉट सीड्स में एंडोस्पर्म्स को यूज़ किया जाता है फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये मक्के का बीज है, या इसे मेज सीड भी कहते हैं, और ये मूंग की दाल है, मूंग के सीड्स हैं एक्चुअली ये। और ये मैंने इसे पानी में ऑलरेडी कुछ देर के लिए सोक करके रखा हुआ है। और जैसे कि देख सकते हैं कि ये मेज का जो सीड है ये मोनोकॉट सीड में आता है। और ये जो ये येलोइश एरिया दिख रहा है, इस येलोइश एरिया एंडोस्पर्म कहलाता है, क्योंकि मोनोकॉट सीड में ही सिर्फ एंडोस्पर्म पाए जाते हैं और डाइकॉट सीड में एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं। डाइकॉट सीड में कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं इसे अगर स्प्लिट करूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, और ये फर्स्ट कॉटिलिडन हो गया और ये सेकंड कॉटिलिडन। दैट्स वाई इसे हम डाइकॉटिलिडन कहते हैं। और ये जो ये निकला हुआ एरिया कहलाता है, ये रेडिकल कहलाता है, जिसके थ्रू रूट्स का ग्रोथ होता है। और इसके ऊपर एक और पार्ट होता है जिसकी वजह से इसमें स्टेम का ग्रोथ होता है, इसे शूट भी कहते हैं। तो जैसे ये मेज़ में जैसे कि दिख रहा है, ये जो एरिया है, ये ऊपर का एरिया, ये एंडोस्पर्म कहलाता है। ये जो एरिया है ऊपर का, यहाँ पर ये ऊपर येलोइश एरिया दिखा रहे हैं, वो एंडोस्पर्म कहलाता है। और नीचे का जो एरिया है वो एम्ब्रियो कहलाता है, जिसके थ्रू प्लांट्स का ग्रोथ होता है। ये जो ऊपर का पार्ट, ग्रीन पार्ट, जो डाइकॉटिलिडन सीड है, इसमें जो ये ऊपर का पार्ट है, इसे सीड कोट कहते हैं, जो सोक होने के बाद, सीड्स के सोक होने के बाद ये बाहर निकल आता है। एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट एंड द मोनोकॉट सीड। अब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे। एक डाइकॉट सीड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये एक डाइकॉट सीड है, ये बीन सीड है, जिसके स्ट्रक्चर को हम जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट देख सकते हैं कि फर्स्ट जो ऊपर का एरिया है, ये सीड कोट कहलाता है, और इससे टिस्टा भी कहते हैं। टिस्टा बेसिकली ये आउटर लेयर होता है, ये किसी भी सीड को फंजाई, बैक्टीरिया या किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है। और इसके अंदर का जो एक मेम्ब्रेन, इसे टेगमेन कहते हैं। टेगमेन एक थिन इनर मेम्ब्रेन होता है, जो कि जो अंदर में जो न्यूट्रिशन है उसको प्रोटेक्ट करता है और उसे बनाए रखता है। नेक्स्ट जो एरिया है वो एक स्कार की तरह एरिया होता है, जिसे हम हाइलम कहते हैं। ये एरिया है, ये हाइलम कहलाता है। बेसिकली ये एक स्लाइटली स्कार होता है, स्लाइटली डार्क स्कार होता है, और ये कॉनकेव साइड में, यानी कि ये जो एरिया है वो कॉनकेव कहलाता है, और ये जो ऊपर का एरिया ये कॉन्वेक्स साइड कहलाता है किसी भी सीड का। कॉनकेव एरिया में यही हाइलम पाया जाता है, और ये एक ओवरी या ओव्यूल को उसके फ्रूट के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट पार्ट है माइक्रोपाइल। एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ से रूट्स या रेडिकल्स जो होते हैं वो बाहर आते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे हाइलम है, और ये जो रेडिकल्स हैं ये माइक्रोपाइल एरिया से ही बाहर की तरफ आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एरिया है वो है ये जो वाटर कंटेंट भी होता है वो माइक्रोपाइल के थ्रू ही अंदर
जाता है और इसे सीड कोट को जितने भी अंदर के इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर का जो सीड कोट होता है वो बर्स्ट हो जाता है। तो वाटर कंटेंट को सीड के अंदर जाने के लिए माइक्रोपाइल हेल्प करता है और इसके अंदर वाटर को जाने में मदद करता है। नेक्स्ट जो एरिया है वो है एंडोस्पर्म, लेकिन क्योंकि डाइकॉट सीड्स में एंडोस्पर्म्स नहीं पाए जाते हैं, ये कॉटलिडन्स पाए जाते हैं। कॉटलिडन्स या एम्ब्रियो, इसे एम्ब्रियो कहते हैं। इसमें जो नीचे का एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसमें इसे रेडिकल कहा जाता है, ये सिंपल एरिया रेडिकल कहलाता है। और ऊपर का एरिया प्लूम्यूल कहलाता है, जैसे कि जो कि थोड़ा लीफ की तरह दिखाई दे रहा है। और ये लीफ ही बाहर, जब रेडिकल बाहर निकल कर आता है तो ये लीफ बाहर निकल आते हैं और ये सतह के ऊपर आने के बाद लीफ प्रॉपर प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज प्लूम्यूल एंड दिस इज द रेडिकल। अब हम जानेंगे जर्मिनेशन के टाइप के बारे में। दो तरह के जर्मिनेशन होते हैं, एक होता है एपीजियल जर्मिनेशन और एक होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये फर्स्ट जो फिगर दिख रहा है यहाँ पर, ये है फिगर एपीजियल जर्मिनेशन का। एपीजियल जर्मिनेशन बेसिकली डाइकॉट प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ये बीन सीड्स है और बीन सीड्स होते हैं डाइकॉट, जिसमें कि 2 कॉटलिडन्स होते हैं। तो जो डाइकॉट सीड्स होते हैं उसमें कौन सा जर्मिनेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन सबसे पहले रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और रेडिकल जो फॉर्मेशन होता है, रेडिकल के थ्रू रूट का फॉर्मेशन होता है। रूट नीचे की तरफ, मिट्टी की तरफ, सॉइल की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि जो प्लूम्यूल होता है वो बेसिकली वो सतह के ऊपर आने की कोशिश करता है और सतह के ऊपर आने के क्रम में ये जो हाइपोकोटाइल एरिया है वो सतह के ऊपर आता है और उसके साथ साथ ये डाइकॉट सीड्स भी है जो ऊपर चले आते हैं और इसीलिए इसे एपीजियल जर्मिनेशन कहा जाता है, क्योंकि सीड्स जो होते हैं वो सतह के ऊपर चले आते हैं। ये जो एरिया दिख रहा है, ग्रीनिश एरिया जो दिख रहा है, इसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। और जैसे ही जर्मिनेशन पूरे ज़्यादा आगे की ओर ग्रो करता है, आगे की ओर बढ़ता है, तो उसके आगे के प्रोसेस में धीरे धीरे हाइपोकोटाइल्स ग्रो करने लगता है और ये दोनों डाइकॉट सीड्स जो है वो भी बाहर की तरफ चले आते हैं। इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो इस प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं, लेकिन अब जो भी न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स मिट्टी से भी, सॉइल से भी अब्जॉर्ब करना शुरू करता है, जैसे वाटर, फर्टिलाइज़र्स, जो भी इसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, आयरन, मैग्नीशियम, जो भी चीज़ें ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती है किसी भी प्लांट बॉडी को, वो अब सॉइल के थ्रू भी अब्जॉर्ब करना शुरू करता है। और ग्रीन एरिया में जो है वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस की काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये ग्रीन एरिया जहाँ भी होते हैं वहाँ पर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से लीफ का ग्रो होना शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये लीफ ग्रो शुरू हो चुके और वापस कुछ दिनों के बाद जब इसमें से सारे न्यूट्रिशंस यूज़ कर लिए जाते हैं तो ये सीड्स जो है अपने आप झड़ के अलग हो जाते हैं। ऊपर के एरिया को, जो सीड्स के ऊपर का एरिया, से एपिकोटाइल और नीचे के एरिया को हाइपोकोटाइल कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो रूट्स है ये बिल्कुल प्रोमिनेंट, इसके जो एक जो रूट गया वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और उसके बाद नेक्स्ट रूट्स जो है वो उसे सेकेंडरी रूट या टर्शियरी रूट्स कहते हैं और इसलिए इस तरह के रूट्स को हम टैप रूट के अंदर लेकर आते हैं। ये एक्चुअली ये टाइप ऑफ फ्रूट है जिसमें ये टैप रूट कहलाता है, क्योंकि इसमें एक जो रूट होता है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है। और बेसिकली इसमें जब भी हम कोई डाइकॉट प्लांट्स के बारे में या डाइकॉट सीड की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो इसमें जिस रूट का फॉर्मेशन होता है वो एक टैप रूट का ही फॉर्मेशन होता है। और यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे टोटली प्लांट अब ग्रो कर चुका है और इसमें लीफ का भी फॉर्मेशन हो चुका है। अब हम बात करेंगे मोनोकॉट सीड्स के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि मोनोकॉट सीड्स में एंडोस्पर्म पाए जाते हैं और एंडोस्पर्म ही प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म में सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि नीचे का जो पार्ट है ये रेडिकल कहलाता है और ये रेडिकल रूट को ग्रो करता है और ऊपर का प्लूमल पार्ट जो है वो शूट को ग्रो करता है। आफ्टर दैट इन थर्ड स्टेज में देख रहे हैं कि धीरे धीरे लीफ का ग्रोथ हो रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सीड्स जो है वो सतह के ऊपर नहीं
आकर के वो नीचे ही सारी चीज़ों को, न्यूट्रिशन को पौधों को दे देता है और अंदर ही ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये प्लांट्स ऊपर की तरफ ग्रो हो रहे हैं और नीचे की तरफ रूट्स ग्रो हो रहे हैं। रूट्स, मोनोकॉट्स में रूट जो होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रूट्स जो है वो सतह के ऊपर भी यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि ये क्योंकि जो मोनोकॉट्स के जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है उसमें, वो काफ़ी ज़्यादा लचीले होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी हवा के झोंके की वजह से गिर भी सकते हैं। इसलिए स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ रूट्स जो होते हैं वो हवा में ग्रो कर पाते हैं, और इस ताकि ये प्लांट्स जो वो स्ट्रेट ग्रो कर पाएँ। और यहाँ लास्ट स्टेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शीड्स, जो मेज़ या मक्के का जो पौधा है वो फुल्ली ग्रो हो चुका है, जो साइड में सीड्स दिख रहे हैं, और कुछ जो है वो रूट्स जो है वो नोड से भी निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ दे सके ग्रो करने के लिए। और नीचे का जो रूट फॉर्मेशन, जो रूट टाइप का फॉर्मेशन होता है, ये जो रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है वो एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट कहलाता है, क्योंकि इसमें जो रूट्स होते हैं वो बिल्कुल धागे की तरह, एक प्रोमिनेंट रूट होता है लेकिन सारे रूट्स जो होते हैं वो धागे की तरह बिखरे होते हैं, इसलिए इसे फाइब्रस रूट कहते हैं। तो यही डिफरेंस है मोनोकॉट सीड के जर्मिनेशन में और डाइकॉट सीड के जर्मिनेशन में। मोनोकॉट सीड के जर्मिनेशन में जो रूट होते हैं वो टैप रूट होते हैं, और मोनोकॉट जर्मिनेशन में रूट जो फॉर्मेशन होता है वो फाइब्रस होता है। इसमें सीड्स जो है वो ज़मीन के अंदर होते हैं, जबकि डाइकॉट या उसे एपिजियल जर्मिनेशन भी कहते हैं। और